Hello students, welcome back to our school channel. In this video, we read about limitation of statistics. इससे पहले वाले वीडियो में हमने जब इसके स्कोप को देखा था तब हमने दो चीजें पढ़ ली थी, नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। उसके आगे हमारा इसका जो पार्ट 3 था वो शेष रह गया था लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी हमारे स्टेट्स की सीमाएं क्या है, क्या इसके दोष है, इसकी क्या कमियां हैं, उनको हम एक एक करके देखें। तो सबसे पहली कमी या दोष हमें क्या दिखाई देता है, इसकी सबसे पहली लिमिट यदि हम देखें, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। हमारी स्टेटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ती है। कोई भी चीज जो संख्या में दी गई है, क्वांटिटी में दी गई है, उसको हमारी स्टेटिस्टिक्स पढ़ती है। लेकिन यदि कोई चीज क्वालिटी वाइज दे रखी है, गुणात्मक रूप में प्रकट की गई है, तो उसको हमारी स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ती। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ऑनेस्टी की बात करूं, यदि मैं किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करूं, यदि किसी व्यक्ति की गरीबी या मुझे उसका यूं कहना है कि स्तर बताना है, यदि मुझे उसकी हेल्थ के बारे में कोई निर्णय बताना है, तो उसको मेरी स्टेटिस्टिक्स के द्वारा मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये गुणात्मक डेटा जो है वो हमारी स्टेटिस्टिक्स के अंदर नहीं पढ़े जाते। तो इसकी सबसे पहली लिमिट क्या हो गई कि हमारी स्टेटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ती है। जो चीज संख्या में दी गई है, न्यूमेरिकल में है, या हम यूं कह सकते हैं क्वांटिटी के आधार पर बताई जाती है, उन्हीं को हम अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसकी सेकेंड लिमिट यदि हम देखें तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। हम अपनी स्टेट्स के द्वारा तभी कोई इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं जब एग्रीगेट रूप में फैक्ट लिखे गए हों। यदि केवल इंडिविजुअल रूप में कोई फैक्ट लिखा हुआ है, यदि मैं कहूं कि आई एम 10 years old, तो ये मेरी सांख्यिकी नहीं मानी जाती। इसके लिए कुछ और एग्रीगेट रूप में फैक्ट्स उपलब्ध होना हमारे पास में जरूरी है। यदि एग्रीगेट रूप में फैक्ट्स नहीं है तो हम उसका न तो किसी के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे, न हम उसका किसी के साथ रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। तो कंपेयर या रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए मुझे एग्रीगेट रूप में जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको लाना जरूरी है, तभी हम स्टेटिस्टिक्स को पढ़ पाएंगे, अन्यथा हम अपनी स्टेट को नहीं पढ़ पाएंगे। यदि इंडिविजुअल रूप में कोई फैक्ट, एक या कुछ फैक्ट्स हमारे इंडिविजुअल रूप में लिखे गए, तो इसको हम अपनी स्टेटिस्टिक्स के द्वारा नहीं पढ़ सकते। तीसरी जो हमारी इसकी लिमिट है हमारे सब्जेक्ट की स्टेटिस्टिक्स की, उसमें हम कह रहे हैं कि इसके लिए जो डेटा लिखे हुए होते हैं उनका होमोजेनेटिक होना जरूरी है। होमोजेनिक होने का अभिप्राय है कि उनका सहजातीय रूप में प्रकट किया जाना जरूरी है। यदि मैं अनाज या दालें इनकी बात कर रही हूं, तो इसका मतलब ये किस में मापे जाते हैं, किलो में, तो हर इकाई इनकी मुझे किलो में होनी जरूरी है। ऐसे ही देखिए, कुछ इकाइयां हम लीटर में मापते हैं, कुछ मीटर में मापते हैं, तो हर इकाई जिसकी हमें उसके साथ तुलना करनी है वो भी मीटर में या लीटर में ही लिखी हुई होनी चाहिए। हम मीटर की तुलना लीटर से नहीं कर सकते, लीटर की तुलना मीटर से नहीं कर सकते, या हम किलो को वेट से नहीं माप सकते। वेट को जैसे हम किलो में बता रहे हैं तो हमारे लिए दूसरी इकाई भी किलो में दी हुई होनी चाहिए। अगर इकाइयां एक जैसी नहीं है तब हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमारी स्टेटिस्टिक्स की तीसरी लिमिट है कि इसके अंदर आंकड़ों का सहजातीय होना जरूरी है। यदि वे होमोजेनेटिक रूप में नहीं होंगे तो हम इसकी सहायता से अपने निर्णय और निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। इसकी चौथी लिमिट को यदि हम देखें, स्टेट्स की जो चौथी लिमिट है, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेजेस। यदि इसके रिजल्ट पर हम निगाह डालें तो केवल औसत रूप में इसके निर्णय और निष्कर्ष सत्य या खरे उतरते हैं। यदि हम पर्टिकुलर कोई निष्कर्ष निकालते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तो उसको हमारे स्टेटिस्टिक्स के आधार पर गलत भी ठहराया जा सकता है। तो इसके निर्णय और निष्कर्ष एवरेज रूप में ही सत्य होते हैं। एवरेज के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर इसके निर्णय सच होने के कारण भी इसकी लिमिट बताई जाती है कि हम इंडिविजुअल रूप में यदि कोई बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल रूप में कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो हमारी पूरी इकोनॉमिक प्रणाली पर वो बात लागू होगी या नहीं, इसके बारे में हम खुद भी विश्वस्त नहीं होते। इसकी पांचवी लिमिट की यदि हम बात करें तो विदाउट रेफरेंस, अगर हमारे पास किसी चीज का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है और हम उसके रिजल्ट बता रहे हैं तो वे रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। कैसे, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भी क्लियर कर सकती हूं। जैसे कंपनी ए और बी है, कंपनी ए और कंपनी बी,
बी कंपनी का जैसे लाभ दिया गया, प्रॉफिट दे रखा है वर्ष वाइज, ए कंपनी ने पहले ईयर में 1,000 रुपए कमाए, दूसरे ईयर में 2,000 और तीसरे ईयर में 3,000। बी कंपनी ने पहले ईयर में 3,000, दूसरे ईयर में 2,000 और थर्ड ईयर में 1,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया। यदि मैं अपनी स्टेटिस्टिक्स के आधार पर इसका एवरेज निकालकर बात करती हूं तो मैं कहूंगी कि दोनों कंपनियां एक जैसी स्थिति में, क्योंकि इनके प्रॉफिट का जो एवरेज आता है वो आएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 2,000 रुपीज, यानी दोनों कंपनियों की स्थिति एक जैसी सूचित हो रही, लेकिन वास्तव में हकीकत ये नहीं है। यदि मैं इसका रेफरेंस आपको लिख रही हूँ, ये रेफरेंस यदि मैं बता रही हूँ आपको, तो आप खुद इस रेफरेंस को देखकर कहेंगे कि कंपनी ए का प्रॉफिट तो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट, लेकिन कंपनी बी का प्रॉफिट हर वर्ष डिक्रीज हो गया है, इसका लाभ हर वर्ष घटता गया है। तो कंपनी बी की स्थिति घटिया है कंपनी ए से। तुलनात्मक रूप में तभी मेरी बात सच निकलेगी जब मुझे दोनों कंपनियों के रिजल्ट और उनके रेफरेंस दिए गए। यदि बिना रेफरेंस की बात करूं और मैं कह दूं कि इन दोनों कंपनियों, कंपनी ए और कंपनी बी का एवरेज कितना है 2,000 रुपीज, तो मेरा ऐसा कहना कि कंपनी और ए और बी दोनों एक जैसी स्थिति में बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि इनकी रेफरेंस को देखने पर तो स्थिति स्पष्ट है कि कंपनी ए का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और कंपनी बी का प्रॉफिट लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा जो पहले वाला लिमिट है उससे भी ये क्लियर हो जाता है कि इसके निर्णय और निष्कर्ष जो है स्टैटिस्टिक्स के एवरेज रूप में ही सच हैं। यदि हम वास्तविक स्थितियों को देख लें तो वे रोंग भी हो सकते हैं, वास्तविकता उनके साथ प्रकट नहीं हो पाती। फिर इसकी लास्ट जो आलोचना या हम यूं कह सकते हैं लास्ट जो लिमिट बताई जाती है कि एक्सपर्ट के द्वारा ही इसका यूज किया जा सकता है। हमारी स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज कर सकता है या किसके द्वारा ये प्रयोग में ली जा सकती है? जो एक्सपर्ट व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा है, अनपढ़ है, तो वो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसका यूज कौन कर सकते हैं? यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, कैन बी यूज्ड, कैन बी only by the experts। जो व्यक्ति एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के द्वारा स्टैटिस्टिक्स प्रयोग में लाई जा सकती है। यदि व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है और उसको हम सांख्यिकी थमा दें या उसको स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे इनएक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में हमारी स्टैटिस्टिक्स यदि थमा दी जाए तो उसके लिए डेंजरस टूल साबित हो सकती है। तो एक्सपर्ट लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 10th में भी स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर पढ़े हैं, मैथ्स की बुक में मीन मोड मीडियन के सवाल हल कर चुके हैं आप। यदि मैं आपसे कहूं अभी कि हमारी क्लास का जो मीन है वो 30 है, हमारी क्लास का जो रिजल्ट का मीन है वो 30 है, तो आप समझ आएंगे कि मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 10th में तो आपको इसका ज्ञान है। लेकिन यदि मैं एक लेमैन से ये बात कहूँ या आम आदमी से ये बताऊं कि हमारी क्लास का जो मीन है वो 30 है, तो शायद वो इसे न समझ सके और इसके आधार पर वो गलत निष्कर्ष निकाल ले। तो हमारी सांख्यिकी केवल विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही यूज की जा सकती है। अगर इन एक्सपर्ट के हाथ में ये चली जाए तो देखिए इसका मिस यूज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी क्ले के समान है, हमारी स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी क्ले के समान है जिससे हम गॉड भी बना सकते हैं और डेविल भी बना सकते हैं। ये किस पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। अगर ये विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है तो उससे गॉड बना देगा, यानी इसका सदुपयोग करके हमारे इकोनॉमिक्स की जो स्थितियां हैं या हमारे सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनका लाभ लेकर वो हमें सहायता पहुंचा सकता है। लेकिन यदि इन एक्सपर्ट के हाथ में चली जाती है तो इसकी सहायता से बुरे निष्कर्ष भी बताए जा सकते हैं। तो
आज के इस वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ हमारे स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशन है उसके बारे में पढ़ा। आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।